चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, सो उसी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कि संवैधानिक व्यवस्थाएं क्या हैं और व्यावहारिक स्थितियां क्या हैं। तो सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये लेखांकन और लेखा परीक्षण या अकाउंट्स और ऑडिटिंग से जुड़ी एक प्रमुख संस्था है हमारे देश की और संवैधानिक संस्था है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं भाग 5 में आर्टिकल 148 से 151 तक चर्चा की गई है सीएजी के बारे में। मतलब 4 आर्टिकल हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सीएजी से जुड़े हुए हैं। वो 4 आर्टिकल क्या हैं स्क्रीन पे दिख रहा है आपको संक्षेप में। बेयर एक्ट में ये 4 आर्टिकल आपको पढ़ने हैं, इनके डिटेल प्रोविज़न क्या हैं। आर्टिकल 148 देखिए, सीएजी के पद का प्रावधान है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो ये 148 में प्रावधान है पद का। 149 में आप देखेंगे सीएजी के कर्तव्य और शक्तियाँ, उनके बारे में प्रावधान है। 150 में संघ और राज्यों के जो अकाउंट्स तैयार होते हैं किस तरीके से तैयार किए जाएंगे, उनका स्वरूप क्या होगा, उसके बारे में प्रावधान है। और 151 में सीएजी जो भी कार्य करते हैं उन कार्यों के बारे में उनकी रिपोर्ट सौंपे जाने की व्यवस्था की गई है। तो संपरीक्षा प्रतिवेदन, तो 4 अनुच्छेद जो जुड़े हुए हैं सीएजी के पद से। एक महत्वपूर्ण बात आप नीचे देख रहे हैं, बेसिकली प्रीलिम्स का फैक्ट है कि हमने अपने देश में जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी का पद बनाया है, ये बेसिकली 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उससे लिया गया है। उसमें महालेखा परीक्षक जैसे पद की स्थापना की व्यवस्था की गई थी। महालेखा परीक्षक, उसी को हमने स्वतंत्र भारत के संविधान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कर दिया। तो मतलब ये संस्था हमें अंग्रेजों की देन है। 1935 के अधिनियम में इस तरह के पद का प्रावधान किया गया था। आप देखिए सीएजी की नियुक्ति और कार्यकाल के बारे में जो कुछ प्रावधान किए गए हैं हमारे संविधान में, कुछ पॉइंट यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं सब फैक्चुअल बातें प्रीलिम्स के पर्पस से। लेकिन अब हम चूँकि ओवरऑल टॉपिक पढ़ रहे हैं सीएजी, तो उससे जुड़ी जितनी ज़रूरी बातें आपको जाननी चाहिए वो हम सब कर रहे हैं आपसे, ताकि एक ओवरऑल आपका टॉपिक यहीं तैयार हो जाए। अब वो चाहे हमें पब्लिक एडमिशन में पढ़ना पड़े, चाहे जीएस पॉलिटी में पढ़ना पड़े या कहीं भी और, तो अपने आप में कि टॉपिक आपका यहाँ से कंप्लीट हो। तो संविधान में जो व्यवस्थाएं की गई हैं नियुक्ति कार्यकाल के बारे में देखिए स्क्रीन पे कि सीएजी की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और राष्ट्रपति ऐसा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। देखिए अगला उसी में कि सीएजी के वेतन भत्ते तथा अन्य सुविधाएं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते सुविधाएं होते हैं वही
वेतन भत्ते और सुविधाएं सीएजी को दिए जाते हैं। मतलब इस मामले में वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होता है। अगली बात देखिए, कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष जो पहले पूरा हो जाए तब तक सीएजी अपने पद पर काम करता है। तो 6 साल या 65 वर्ष जो पहले पूरा हो। कार्यकाल के पहले अगर पद छोड़ना है तो रिजाइन तो कभी भी कोई भी कर सकता है। सीएजी के लिए भी व्यवस्था है कि कार्यकाल से पहले किसी भी समय राष्ट्रपति के नाम अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखें और त्यागपत्र के माध्यम से अपना पद छोड़ दें। तो ये तो सबके लिए हमेशा ओपन है भाई, कि स्वेच्छा से ही कोई अपना पद छोड़ना चाहता है तो छोड़े। और प्लस देखेंगे और एक महत्वपूर्ण बात लिखी है कि अगर हमें हटाना है, हमें मतलब सरकार को हटाना है सीएजी को, तो क्या तरीका उसके लिए। तो लिखा हुआ है कि कार्यकाल से पहले सीएजी को उसके पद से केवल उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति और जिन आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। मतलब इस मामले में भी सीएजी की स्थिति बिल्कुल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। जो तरीका न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए संविधान में लिखा है, वही तरीका सीएजी को हटाने के लिए भी अपनाया जाएगा। क्या लिखा है, तो ब्रैकेट में एक लाइन देख रहे हैं आप कि साबित कदाचार या कार्य असमर्थता की स्थिति में संसदीय अभियोग द्वारा, और संसदीय अभियोग मतलब संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से अगर अभियोग पारित होता है तब सीएजी को उसके पद से हटाया जा सकता है। हटाने का आधार होगा कोई कदाचार या दुराचार और या कार्य करने में असमर्थता। प्रक्रिया काफ़ी कठिन है और इसलिए देखिए आपकी आज तक ना किसी न्यायाधीश को हटाया गया है इस तरह की प्रक्रिया का पालन करके। सीएजी को तो काफ़ी कठिन प्रक्रिया है सीएजी को हटाने की। मतलब एक बार सीएजी की अगर नियुक्ति हो जाए तो फिर आसानी से उसे उसके पद से नहीं हटाया जा सकता। ये प्रावधान इसलिए किया गया है कि ताकि सीएजी सरकार से डरे नहीं, ज़्यादा निष्पक्ष और निडर होकर अपने कार्यों को संपन्न करे। कि नियुक्ति तक तो भले अब सरकार की सलाह पे ही राष्ट्रपति को नियुक्ति करनी है, लेकिन जैसे ही एक बार नियुक्ति हो गई अब उसके बाद भी किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब उसे नहीं हटाया जा सकता। या तो खुद रिजाइन करे और अदरवाइज फिर प्रक्रिया तो इतनी कठिन है संसद द्वारा हटाने की कि वो तो असंभव तो नहीं, लेकिन हाँ फिर भी वो असंभव की जैसी ही प्रक्रिया है कि दोनों सदनों की अलग अलग विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित हो, कदाचार का आरोप हो या कार्य असमर्थता का, और तब हटाया जाए तो ये आसान नहीं है। साधारण बहुमत से हटाना होता तब भी चलो संभव था कि सरकार का बहुमत है हटा दे, लेकिन विशेष बहुमत जिसमें उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 होते हुए प्रक्रिया बड़ी कठिन प्रक्रिया होती। तो ये सीएजी की नियुक्ति कार्यकाल से जुड़े कुछ प्रावधान जो संविधान में किए गए हैं। सीएजी के कर्तव्य और शक्तियां देखें तो आर्टिकल 149 हम देख रहे हैं कि उसमें सीएजी के कर्तव्य और शक्तियों के बारे में प्रावधान है। तो क्या लिखा है आर्टिकल 149 में कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा संघ के और राज्यों के तथा किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय के लेखाओं के संबंध में ऐसी कर्तव्यों शक्तियों का
प्रयोग किया जाएगा जो संसद कानून बनाकर तय करेगी। मतलब संविधान ने सीएजी के क्या कर्तव्य और शक्तियां होंगे, इसके निर्धारण का अधिकार संसद को सौंपा है। केंद्र, राज्य या अन्य प्राधिकरण के लेखाओं के संबंध में इतना क्लियर है कि भाई अकाउंट से जुड़ी संस्था है और केंद्र और राज्य दोनों के लिए है। हमने राज्यों की अलग सीएजी नहीं बनाए हैं, तो उतना बस आर्टिकल 149 में लिख दिया गया है कि संघ के जो अकाउंट्स हैं, राज्यों के जो अकाउंट्स हैं, और या अगर चाहें तो किसी अन्य संस्था के अकाउंट्स। भाई राज्य चाहें तो जो राज्यों में पंचायतें, नगर पालिकाएं हैं, उनके अकाउंट्स की जांच भी सीएजी के करवाने के लिए कह सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं संसद से, तो फिर संसद कर सकती है। तो मेनली केंद्र और राज्यों के अकाउंट्स के बारे में सीएजी को शक्तियां हैं। हाँ, अगर संसद चाहे तो अन्य प्राधिकरण के लिए भी देखिए लिखा है कि वो कर्तव्य शक्तियां तय कर सकती है संसद कानून बना के, और तब फिर संसद ने अपनी जो ये उसे शक्ति मिली थी आर्टिकल 149 के तहत उसका प्रयोग किया। और देखिए महालेखा परीक्षक कर्तव्य शक्तियां एवं सेवा शर्तें अधिनियम बनाया 1971 में। समय समय पे उसमें संशोधन भी होते रहे। 1976 में ही संशोधन हुआ जिसमें लेखांकन और लेखा परीक्षण के कार्य का पृथक्करण किया गया और केंद्र स्तर पर सीएजी को केवल लेखा परीक्षण के कार्य तक सीमित कर दिया गया। तो संसद को शक्ति है, संसद ने कानून बनाया है और उस कानून के तहत संसद ने सीएजी के कर्तव्य और शक्तियां निर्धारित की हैं। संसद ने कानून बना के सीएजी के कर्तव्य और शक्तियां निर्धारित किए हैं। क्या कर्तव्य शक्तियां देखें, यहाँ स्क्रीन पे आपके सामने हैं। संसद द्वारा निम्नलिखित कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। सीएजी के कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला देखिए आप, संघ, प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरी, जहां विधानसभा है, मतलब दिल्ली और पुदुचेरी। भविष्य में जब जम्मू कश्मीर लद्दाख में बन जाएगी तो वहाँ जम्मू कश्मीर में ही बननी है विधानसभा, तो वहाँ तो फिलहाल दिल्ली, पुदुचेरी। तो संघ, प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र जहाँ विधानसभा हो की संचित निधि से किए गए सभी व्यय संबंधी लेखाओं की लेखा परीक्षा। 3 तरह की निधियां हम जानते हैं, संचित निधि या कंसोलिडेटेड फंड, लोक लेखा या पब्लिक अकाउंट, और आकस्मिकता निधि या कंटेंजेंसी फंड। तो संचित निधि से जो व्यय करती हैं सरकारें, उनके अकाउंट्स की देखिए लिखा है, लेखा परीक्षा करेगा सीएजी और फिर रिपोर्ट देगा कि ऐसा व्यय कानून के अनुसार हुआ या नहीं हुआ। संसद की स्वीकृति के अनुसार व्यय हुआ या नहीं ये देखेगा, रिपोर्ट तैयार करेगा और फिर देगा राष्ट्रपति को, राज्यपालों को। दूसरा पॉइंट देखिए कि संघ और प्रत्येक राज्य की आकस्मिकता निधि और लोक लेखा से किए गए सभी व्यय की लेखा परीक्षा और उन पर रिपोर्ट। मतलब केवल संचित निधि नहीं, वो पहले पॉइंट में अलग लिखा गया, बात एकदम क्लियर रहे तो इसलिए संचित निधि से व्यय उसकी भी लेखा परीक्षा। साथ में दूसरा पॉइंट है कि आकस्मिकता निधि और लोक लेखा, तो उनसे भी किए गए व्यय की समीक्षा। मतलब अब अगर हम मोटा मोटी कहें तो 3 तरह की निधियां हैं,
तीनों से जो व्यय होगा उसकी सीएजी समीक्षा करेगा, देखेगा कि कानून के अनुसार व्यय हुआ या नहीं, और फिर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। तीसरा देखिए, संघ और प्रत्येक राज्य के किसी विभाग द्वारा किए गए सभी व्यापार और विनिर्माण के लाभ हानि लेखाओं की लेखा परीक्षा और रिपोर्ट। सरकार के बहुत सारे ऐसे मंत्रालय विभाग हैं जो व्यवसाय व्यापार वाणिज्य करते हैं, नफा नुकसान होता है, जैसे पीडब्ल्यूडी है, सार्वजनिक निर्माण विभाग है, सड़क बना रहा या और दूसरे डेवलपमेंट के काम कर रहा, तो वही नफा नुकसान वाला मामला है। तो इस तरह के जो विभागों के काम हैं, विनिर्माण व्यापार के लाभ हानि, उनके अकाउंट्स की जांच करता है और अपनी रिपोर्ट सौंपता है। तो एक ये काम सीएजी का। अगला देखिए, संघ और प्रत्येक राज्य की प्राप्तियों की लेखा परीक्षा और रिपोर्ट। बड़ी महत्वपूर्ण बात याद रखना है कि केवल व्यय की ही जांच नहीं करता है सीएजी, बल्कि प्राप्तियों या आय की भी जांच करेगा, देखेगा कि वहाँ भी संसद की स्वीकृति के अनुसार ही आय हुई या नहीं हुई, और फिर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। मतलब आय और व्यय, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, दोनों की जांच करेगा सीएजी। जो अकाउंट्स आएंगे देखेगा कि कानून के अनुसार आय और व्यय हुआ या नहीं हुआ, और फिर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। अगला देखिए, हाँ हाँ, सब वो तो कॉमन है वो चीज़। अगला देखिए, अगला है संघ और प्रत्येक राज्य के राजस्व से पर्याप्त रूप से वित्त पोषित सभी निकायों, प्राधिकरणों, सरकारी कंपनियों, अन्य निगमों की प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा। मतलब अगर दूसरे शब्दों में कहें तो जितने लोक उपक्रम हैं या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उनके भी आय और व्यय की ये परीक्षा करता है और फिर अपनी रिपोर्ट सौंपता है। संघ और प्रत्येक राज्य के राजस्व से पर्याप्त रूप से वित्त पोषित निकाय, दूसरे शब्दों में लोक उपक्रम, एमटीएनएल, बीएसएनएल, एयर इंडिया वगैरह, उनके आय व्यय की ये परीक्षा करता है और उस पर अपनी रिपोर्ट सौंपता है। एक ये काम दिया गया है सीएजी को संसद के द्वारा। हालांकि सभी लोक उपक्रमों की नहीं करता है, वो आगे देखेंगे। अगला देखिए, राष्ट्रपति या राज्यपाल के निवेदन पर किसी अन्य प्राधिकरण के लेखाओं की लेखा परीक्षा। जैसे ब्रैकेट में लिखा है कि वही स्थानीय संस्थाएं हैं। 73वें 74वें संशोधन पारित हुए। हमने त्रिस्तरीय पंचायती राज और नगर पालिकाओं की स्थापना की। उनके भी आय व्यय हैं, उनके भी अकाउंट्स तैयार होने हैं, उनकी भी जांच का काम सीएजी को सौंपा जा सकता है। लेकिन लिखा है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल के निवेदन पर किसी अन्य प्राधिकरण की लेखाओं की लेखा परीक्षा का काम सौंपा जा सकता है सीएजी को। अगला देखिए, तो राष्ट्रपति को इस संबंध में सलाह देना कि केंद्र और राज्यों के लेखा किस प्रारूप में रखे जाएं, जो आर्टिकल 150 है। तो ये काम भी सीएजी का, ये तो लिखा ही है खैर कॉन्स्टिट्यूशन में कि संघ और राज्यों के लेखा का प्रारूप क्या होगा, वर्गीकरण क्या होगा, किस तरीके से अकाउंट्स तैयार होंगे केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के। तो उसके लिए सुझाव देगा राष्ट्रपति को।
अगला देखिए, राज्य सरकारों के लेखाओं का संरक्षण और अनुरक्षण, संकलन और अनुरक्षण। तो हम जानते हैं कि 1976 में वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में कुछ सुधार हुए। केंद्र स्तर पर लेखांकन का काम सीएजी से ले लिया गया, केवल लेखा परीक्षण करता है सीएजी। लेकिन राज्यों में अभी भी दोनों काम सीएजी के द्वारा ही संपन्न होते हैं। अकाउंट्स तैयार करने का काम भी सीएजी का है, उन अकाउंट्स की जांच का काम भी सीएजी का है। और लास्ट पॉइंट है कि संसद की वित्तीय समितियों में एक काफ़ी महत्वपूर्ण समिति है लोक लेखा समिति या पब्लिक अकाउंट कमेटी। सीएजी को उस समिति का मित्र, मार्गदर्शक और दार्शनिक कहा जाता है। समिति की जो बैठकें होती हैं सीएजी उपस्थित होता है। समिति जो काम करती है वो सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर करती है। तो सीएजी को हम समिति का मित्र, मार्गदर्शक और दार्शनिक कहते हैं। जो 6 नंबर पॉइंट आप देख रहे हैं कि राष्ट्रपति या राज्यपाल के निवेदन पर किसी अन्य प्राधिकरण के लेखाओं की लेखा परीक्षा, इसमें आप देखें तो जो PPP प्रोजेक्ट हैं वो भी आ सकते हैं। मतलब अब जिसकी लिए भी रिक्वेस्ट करें राष्ट्रपति या राज्यपाल, दिल्ली में जो बिजली वितरण कंपनियां हैं BSES या NDPL वगैरह, दिल्ली सरकार जब बनी आम आदमी सरकार तो उन्होंने कहा कि हम तो इनके भी ऑडिट करवाएंगे सीएजी से। तो अब अगर यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से हुआ ऐसा तो होती ऑडिट। तो बहुत सारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट भी सीएजी को अगर सौंपे गए हैं राष्ट्रपति राज्यपाल के निवेदन पर तो उनके भी फिर ऑडिट करेगा सीएजी। तो ये सीएजी के कर्तव्य और शक्तियां जो संसद ने निर्धारित किए हैं, राष्ट्रपति राज्यपाल भी चाहें लिखा है तो वो भी किसी संस्था के ऑडिट का काम सीएजी को सौंप सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सीएजी ये सारे काम करता है, देखता है कि संसद की राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति के अनुसार आय व्यय हुआ या नहीं हुआ, और फिर अपनी रिपोर्ट तैयार करता है। हम देख रहे हैं कि सीएजी देखता है ये कि कानून के अनुसार या संसद की स्वीकृति के अनुसार आय और व्यय हुआ या नहीं हुआ। इसके माध्यम से ये जनता के धन की रक्षा करता है। इसके माध्यम से ये सुनिश्चित करता है कि संसद की स्वीकृति के अनुसार ही आय व्यय हो। जांच करके अपनी रिपोर्ट तैयार करता है। आर्टिकल 151 देखिए कि सीएजी द्वारा संघ के लेखाओं से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी और राज्य के लेखाओं से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी जाएगी, जिन्हें उनके द्वारा क्रमशः संसद और राज्य विधानमंडल के पटल पर रखवाया जाएगा। राष्ट्रपति सीएजी की रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखवाएंगे और राज्यपाल सीएजी की रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के पटल पर प्रस्तुत करवाएंगे। तो पूरी प्रोसेस है
कि जो सीजीए है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट या लेखा महानियंत्रक, उसका काम है लेखांकन या अकाउंट्स तैयार करना। वो अकाउंट्स तैयार करके भेजता है सीएजी के पास। सीएजी का काम है उन अकाउंट्स की ऑडिट करना, देखना कि संसद की स्वीकृति के अनुसार आय व्यय हुआ या नहीं, या राज्य में राज्य विधानमंडल की स्वीकृति के अनुसार आय व्यय हुआ या नहीं, और फिर अपनी रिपोर्ट बना के राष्ट्रपति और राज्यपाल को सौंप देना। वहाँ से रिपोर्ट संसद में आएगी या राज्य विधानमंडल में आएगी। प्रक्रिया यहीं समाप्त नहीं होगी। संसद से रिपोर्ट जाती है लोक लेखा समिति के पास में। पब्लिक अकाउंट कमेटी जो संसद की एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण वित्तीय समिति है, सीएजी की रिपोर्ट संसद के पटल से लोक लेखा समिति के पास चली जाती है। राज्यों में भी होती है पब्लिक अकाउंट कमेटी, सो राज्य विधानमंडल के पटल से वो राज्य में जो लोक लेखा समिति है वहां चली जाती है। ये समितियां सीएजी की रिपोर्ट की जांच करती हैं, फिर अपनी रिपोर्ट सौंपती हैं संसद या विधानमंडल को, तब उस पर चर्चा होती है। ये पूरी प्रोसेस है। देखिए, बात और क्लियर करके लिखी गई है नीचे कि सीएजी द्वारा राष्ट्रपति के समक्ष 3 लेखा परीक्षा रिपोर्टें प्रस्तुत होती हैं। 3 अलग अलग लेखा परीक्षा रिपोर्टें प्रस्तुत होती हैं। पहली विनियोग लेखा, जो मतलब खर्च था वो तो लिखा है ब्रैकेट में, वास्तविक खर्च की संसद के विनियोग अधिनियम के माध्यम से दी गई स्वीकृति के बीच की तुलनात्मक स्थिति। तो विनियोग लेखा पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट मतलब एक तरफ संसद की स्वीकृति रखेगा वो, दूसरी तरफ जो एक्चुअल खर्चा है वो, दोनों को मैच किया जाएगा। संसद ने कितना स्वीकार किया था किस मंत्रालय विभाग के खर्चे के लिए, एक्चुअली कितना खर्चा हुआ है किस मंत्रालय विभाग में, डेविएशन है तो कितना है, क्यों, जो भी, तो वो सब इस तरह की पूरी एक रिपोर्ट तैयार होगी जो सौंपी जाएगी, जिसे हम विनियोग लेखा पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट कह रहे हैं। दूसरा है वित्त लेखा पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, इसमें प्राप्तियां या आय होगी। लिखा भी है ब्रैकेट में, वार्षिक प्राप्तियों तथा केंद्र सरकार की अदायगियों की चर्चा। संसद की स्वीकृति क्या थी, एक्चुअल कलेक्शन क्या हुआ है, देनदारियां वगैरह क्या, अदायगियां क्या हैं, तो उन पर रिपोर्ट होगी दूसरी तैयार। तो वित्त लेखा पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, तो एक व्यय की रिपोर्ट हो गई, दूसरा आय की रिपोर्ट हो गई, और तीसरा जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या पीएसयू हैं, सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, तो तीसरी ये रिपोर्ट। तो सीएजी ये 3 रिपोर्टें तैयार करते हैं, व्यय, आय और लोक उपक्रम। संसद की स्वीकृति के अनुसार हुए ये सब काम या नहीं, रिपोर्ट बना के सौंप देते हैं राष्ट्रपति को, सेम राज्यों में राज्यपाल। ब्रैकेट में एक और महत्वपूर्ण जानकारी है आपके पास कि सीएजी को संसद का एजेंट कहा जाता है। उसी के माध्यम से ये लेखा परीक्षा करते हैं आय व्यय की, और केवल ये संसद के प्रति ही जिम्मेदार होते हैं। नियुक्ति भले राष्ट्रपति ने की है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हटाने की शक्ति राष्ट्रपति को नहीं है, हटाया जाता है संसदीय अभियोग के द्वारा।
तो सीएजी को संसद का ही रिप्रेजेंटेटिव माना गया है। उत्तरदायी भी सीएजी संसद के प्रति ही है, हटाने की शक्ति भी संसद को ही दी गई है। आगे देखिए, सीएजी के इतने महत्वपूर्ण कार्य हैं। समस्त सरकारी आय व्यय की लेखा परीक्षा और रिपोर्ट सौंपना। उसी आधार पर सीएजी को जनता के धन का संरक्षक या संचित निधि का रखवाला कहा जाता है। इतने महत्वपूर्ण काम हैं तो जरूरी है कि सीएजी सरकार से डरे नहीं, निष्पक्ष, निडर और स्वाधीन होकर सीएजी अपने कार्य को संपन्न करे। प्रशासन में वित्त की वही भूमिका है जो वातावरण में ऑक्सीजन की, और आप देखिए तो एक तरह से सीएजी उसी ऑक्सीजन को कंट्रोल करने वाली एजेंसी है। तो इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। इवन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने तो यहाँ तक कहा है कि सीएजी हमारे संविधान का सर्वाधिक महत्व का अधिकारी है। तो इतने महत्व के अधिकारी के लिए ये जरूरी है कि वो सरकार से निडर, निर्भीक, निष्पक्ष होकर अपने काम संपन्न करे। सो सीएजी के पद की स्वाधीनता हेतु 4 उपाय किए गए हैं संविधान के द्वारा। लिखा है कि सीएजी के पद की गरिमा को बनाए रखने हेतु उसकी स्वाधीनता एवं सुरक्षा के लिए संविधान में निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई हैं। क्या व्यवस्थाएं? पहली आपके सामने है, कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई है। कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई है मतलब सीएजी की नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा होती है, किंतु हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं है। सीएजी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत या प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट काम नहीं करते हैं, उन्हें संसद के द्वारा ही हटाया जा सकता है। तो सरकार से डरने की, पक्षपात करने की जरूरत नहीं है। दूसरा देखिए कि पद छोड़ने के बाद सीएजी भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद को ग्रहण नहीं कर सकते। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या लाभ का पद संसद डिसाइड करती है। जो संसद ने लाभ के पद डिसाइड करे हैं, सीएजी पद मुक्ति के बाद उन पदों पर नहीं जा सकते। मतलब इसलिए भी सरकार के लोभ लालच में आने की जरूरत नहीं है कि यहाँ से रिटायर होंगे तो सरकार उन्हें दूसरे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या लाभ के पद पे बिठा देगी। तीसरा देखिए, सीएजी के वेतन तथा सेवा की शर्तें संसद द्वारा निर्धारित की जाती हैं। और संसद ने जो वेतन सेवा शर्तें तय की हैं, तो हम देख रहे हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन सेवा शर्तें हैं वही सीएजी के लिए है। अच्छा, ये शायद यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, ये मैं चेक कर लूँगा। वैसे